Good morning, student. Earlier we have studied about what is microorganism, what is their types, what is the size of microorganism, how many types of microorganism. We have studied about bacteria, fungi, algae, and protozoas. Here we, with the help of video, we can classify about what types of microorganism is this and what type of bacteria is this. And here we study about viruses, so and how many types of friendly microorganisms and how they help in our daily life. Some examples: making curd from milk, making bread, making alcohol, and others. And here we have seen that how lactobacillus work in milk, and today's topic is harmful microorganisms. So let's start with the topic number 4, harmful microorganisms. Hope you all are makes notes with the help of video. And today we start about harmful microorganisms. So harmful microorganism causes disease in plants and animals. Such disease causing microbes are called pathogens. Some microorganisms grow in food substances and produce toxic substances and makes the food poisonous. Food poisoning causes illness and even death. Some microorganisms spoil material like clothing, leather, wood, etc. Means of that कि अगर किसी भी बॉडी में कोई भी नया फॉरेन पार्टिकल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसको हम पैथोजेंस कहते हैं. जैसे अगर कोई बॉडी एक सिस्टम है और कोई भी बाहर से नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है जो बॉडी में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है या फिर वो बॉडी का नहीं है, वो तो ऐसे सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं या फॉरेन पार्टिकल. तो जब ये बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं तो वो जो भी उनका फंक्शन होता है, जो भी उनका वर्क करने का तरीका होता है, उसके बिहाफ पे वो बॉडी में इलनेस और डिजीज़ फैलाने का काम करते हैं. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम पैथोजेंस कहते हैं. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं या फिर फूड सब्सटेंसेस में आके अडेयर हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं या चिपक जाते हैं उससे, और उसको धीरे धीरे उसमें फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ, जिस भी टाइप के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें उस टाइप की ग्रोथ वो करने लगते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो टॉक्सिक हो जाता है या फिर वो फूड जो होती है उसकी वैरायटी को डिग्रेड कर देते हैं. अगर इस टाइप के फूड अगर हम इनहेल करते हैं तो उससे हमें फूड पॉइजनस और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज़ होती है वो कॉज करते हैं. सो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो पैथोजेंस जो हैं वो किस टाइप के हैं, बैक्टीरियल है, वायरल है या फंजी. तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर, फूड कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट्स. These microorganisms are called pathogens. इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के पार्ट नहीं होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है उस सिस्टम्स के बाहर रहते हैं, और वो जब भी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उनका जो भी हो, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, फूड हो या पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हो या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आने की वजह से हो, तो ऐसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वो वायरल हो. सो डिजीज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. नॉर्मली डिजीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल we know about what is communicable disease. So communicable disease is one that is spread from one person to other through a variety of ways that include contact with blood and bodily fluid, breathing in an airborne virus, or by being bitten by insects. Communicable disease is important because
approx 71% of disease person suffers from the disease or with the communicable disease, just like examples cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis etc. ये सारे जो डिजीज़ हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर में आते हैं। बहुत सारे और भी डिजीज़ हैं। सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, एग्जांपल्स हाउस फ्लाई, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो ये मलेरिया कॉज करते हैं, एंड फीमेल एड्स मॉस्किटो ये डेंगू कॉज करते हैं, जिसको येलो फीवर भी कहा जाता है। तो ये सारे जो डिजीज़ हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर में आते हैं। ये 1 पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसफ़र हो सकते हैं या होते भी हैं। तो ये जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ही है कि वो डिजीज़ जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र हो सके, ये सारे जो डिजीज़ होते हैं इनको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। बाकी सेकंड जो है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसको NCD भी कहा जाता है, नॉन शॉर्ट फॉर्म NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। So non-communicable disease, also known as chronic disease, tends to be a long duration and a result of combination of genetic, physiological, environmental and behaviors factors. The main type of NCDs are cardiovascular disease such as heart disease or stroke, cancer, chronic respiratory disease such as chronic obstructive pulmonary disease, and asthma and diabetes. Other than these diseases, there are many other diseases which comes under non-communicable disease, like kidney disease, osteoporosis, and body pain, या other types of pains, just like headache, stomach ache, and so many things. These are comes under the category of non-communicable disease. So we study about communicable disease at this right now. So this is the pictorial presentation of how insects spread the disease. First figure is female Anopheles mosquito. This is the mosquito which spread the disease malaria, responsible for malaria. This is the Aedes mosquito, and they are responsible for dengue, means yellow fever. And this is the pictorial presentation how a mosquito spread the disease from their body to human and human to other human. So this is called communicable disease. Here from the picture we see that this mosquito have the parasite of malaria, and they inject in the human body, and they goes to the human body with the blood and go through the liver and is spreading along his own microorganism with their fast respiratory system. They continuously multiply and spread through along the body in thousand times of his body. So यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखना चाहें तो नॉर्मली ये जो मॉस्किटो है इसके पास पहले से ही जो मलेरिया का वायरस है, पैरासाइट्स जिसको नॉर्मली कहते हैं, वो इस मॉस्किटो के पास पहले से ही कंटेन है। वो कैसे इनके बॉडी में बनते हैं वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो मॉस्किटो है इनके पास पहले से ही मलेरियल पैरासाइट्स प्रेजेंट है। जैसे ही किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड को सक आउट करने के लिए ये अपना जो नीडल होता है उसको इंजेक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू जो इनके मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में इंटर कर जाते हैं और वो टारगेट करते हैं लीवर सेल्स को। लीवर सेल्स में जाने के बाद वो अपने आप को कॉन्टीन्यूसली मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये लीवर में अपने जो पॉपुलेशन है उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं, उसके बाद ह्यूमन ब्लड सेल यानी RBC जो होता है, जो जिसमें हर प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं, ये उसको टारगेटेड करते हैं और रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले लेते हैं।
और उसमें अपना जो भी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, अपनी जो भी पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करने का काम ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के अंदर करते हैं। यहाँ पे पिक्चर में हम यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर आरबीसी की जो काउंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और ऐसे टाइम पे ह्यूमन जो होता है वो फीवर से सफ़र करता है। फिर उसके बाद अगर कोई अदर मॉस्किटो है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड को सक आउट करने के लिए आते हैं, और वो उस ब्लड जिसमें मलेरिया पैरासाइट कंटेंट होता है उस ब्लड को सक आउट करते हैं एक ह्यूमन बॉडी से, और फिर यहाँ से ये मलेरियल पैरासाइट को सक आउट कर लिए, और यहाँ से ये अगर किसी दूसरे ह्यूमन बॉडी को जाके फिर वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, वहाँ से फिर ब्लड निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय में ये जो सेकंड ह्यूमन है इसमें भी जो फर्स्ट पर्सन है उससे मलेरिया जो है कम्युनिकेट करके यानी अपनी जगह से ट्रांसफ़र होके दूसरी जगह चला जाता है। इसमें जो पर्सन फर्स्ट है पर्सन सेकंड है दोनों मलेरिया से सफ़र करते हैं। इस टाइम पे जो ह्यूमन बॉडी है वो फीवर जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। वी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बाय दिस पिक्चर। So this is the structure of female mosquito, aminophils, and this is the stomach of mosquito, and this is the ovary, and these all are the knobs of the mosquito, and this white colored graph is on the bone of the mosquito. यहाँ पे ये सारे जो मॉस्किटो है फीमेल उसके नर्व सेल्स हैं, और अंदर जो है ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट हमें दिख रहे हैं ये मलेरियल पैरासाइट्स हैं जो फीमेल मॉस्किटो के ओवेरी में जाके जो एग होता है उससे कांटेक्ट करते हैं और अपनी जो भी पॉपुलेशन होती है उसको 10 या 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। और ये ह्यूमन होस्ट है, ह्यूमन नर्व सेल्स है जिसमें कैसे जो मलेरियल पैरासाइट्स हैं वो कैसे रेड ब्लड सेल पे अपना पूरी कंट्रोल ले लेते हैं उसका पिक्चर है। और ये मॉस्किटो स्टमक है, इसमें ये जो सेल्स है ये फीमेल एग है और ये जो सेल्स हैं वो मेल्स हैं। ये मलेरियल पैरासाइट्स हैं ग्रीन कलर के। ये मलेरियल पैरासाइट सब फीमेल एग जो सिस्टम होता है उस पर एक्ट करेंगे और अपनी जो पॉपुलेशंस होती है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे मॉस्किटो के अंदर ही। एंड दिस इज द malarial parasites enter in the ovary of the egg of the ovary. And these यहाँ पे ये अपना पूरा जो भी बॉडी शेप्स है उसमें एग में फॉर्म हो गए और एक कॉन्टीन्यूसली अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे मॉस्किटो स्टमक के अंदर भी, और फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे ये इंटर करेंगे वहाँ पे भी ये अपने आप को कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहेंगे। बाकी जो ये पिक्चर्स हैं ये सारे ये मॉस्किटो की बॉडी सेल्स हैं एंड ये मलेरियल पैरासाइट्स है। ऐसे हज़ारों लाखों जो पैरासाइट्स होते हैं वो फीमेल मॉस्किटो के अंदर जनरेट्स होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम नॉर्मली पिक्चर में देख रहे हैं जितने बॉडी सेल्स होते हैं मॉस्किटो के अंदर ये सभी उसके अंदर हज़ारों की संख्या में ये डेवलप्ड होते रहते हैं और ये पूरी तरीके से जाके सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं मॉस्किटो के वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं। एंड दिस इज़ द salivary glands of mosquito and these are the injecting needle of mosquito and this is the human nerve cells. This is the skin of human. तो नॉर्मली हमने यहाँ से देखा कि कैसे जो होता है वो एक मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन बॉडी पे एक्ट करते हैं और कैसे ये
कैसे ये जो भी मलेरियल पैरासाइट्स है उसको अपनी बॉडी से, जो फीमेल मॉस्किटो है एनोफिल्स, वो अपनी बॉडी से ट्रांसफ़र करती है ह्यूमन बॉडी में, जिसकी वजह से मलेरिया पैरासाइट्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी को सफ़र करते हैं और वहाँ पे मलेरिया कॉज करते हैं। एंड दिस इज़ द हाउ ह्यूमन एक्ट एज अ होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। मतलब अगर किसी पर्सन में जो मलेरिया पैरासाइट्स है वो आ गए तो वो कैसे किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं और कैसे उस ह्यूमन को एक कैरियर बना के एक होस्ट की तरह वर्क कराते हैं, जिससे जो डिजीज़ है, मलेरिया जो डिजीज़ है, वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके। यहाँ पे जो मॉस्किटो है वो ह्यूमन की जो नर्व सेल्स हैं उनमें अपना जो है निडल इंजेक्ट करते हैं और वहाँ से ये ब्लड को सक आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो नीडल होता है वो जो ह्यूमन नर्व्स होते हैं उसमें इंजेक्ट होता है। तो वहाँ पे जो इनकी सलाइवा प्रेजेंट्स होते हैं उसमें जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो ह्यूमन नर्व सेल्स में भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन में मलेरिया कॉज होता है। दिस इज़ द मलेरियल पैरासाइट्स। और ये ह्यूमन नर्व सेल्स में जाके मिक्स हो जाते हैं और ये इनका जो टारगेट होता है वो लीवर्स होते हैं। तो ये यहाँ पे ह्यूमन के किसी भी बॉडी में इंजेक्ट हो जाए, किसी भी पार्ट्स में इंजेक्ट होते हैं, ये अपने टारगेटेड को यानी लीवर के ही पास जाना चाहते हैं ताकि वहाँ से ये ईज़िली अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई कर सकें। और ये सभी जो पर्पल कलर में दिख रहा है ये लीवर सेल्स हैं और ये सब जो हैं वो नर्व्स हैं। यहाँ से मलेरियल पैरासाइट्स जो होते हैं वो बॉडी के उस पार्ट्स से लीवर में जाने की कोशिश कर रहा है। कफर सेल्स नॉर्मली जो होते हैं वो लीवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका जो मेन फंक्शंस होता है वो किसी भी टाइप के अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई है तो उसको ब्रेक डाउन करना और या फिर कोई भी इन्फेक्टेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं उनको लीवर में जाने से रोकना। तो इस वजह से यहाँ से मलेरियल पैरासाइट्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वहीं एक सेल्स पे एक्ट करते हैं और वहाँ पे उस सेल्स से जो भी उनकी एनर्जी होती है उसका यूज़ करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे ये एक मलेरियल पैरासाइट्स सेल्स अपने आप को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके रिप्रोडक्शन से और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा रहे हैं और बिना कफलर सेल्स को टच किए वो वहाँ से इजीली लीवर्स में ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है और ये ह्यूमन नर्व सेल्स में ब्लड के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं और आरबीसी पे जाके ये एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक मलेरिया पैरासाइट्स है, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो हैं उन पे जाके एक्ट करते हैं। उसके अंदर उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे वो अपने आप को कॉन्टीन्यूसली मल्टीप्लाई कर सकें और 5 टाइम 10 टाइम्स अपनी पॉपुलेशन को ईज़िली बढ़ा सके, उसके लिए वो उसमें एक्ट करते हैं और अपना जो रेप्लिकेशन सिस्टम है उसको स्टार्ट रखते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ उस आरबीसी सेल्स पे अपना पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और वो आरबीसी सेल्स किसी भी प्रकार से बॉडी के किसी भी पार्ट को न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता है, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स उन पैरासाइट्स को सप्लाई करते हैं और वो अपना उसके अंदर कॉन्टीन्यूसली मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू रखते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइड हो गए और आरबीसी को वो पूरी तरीके से ब्रेक कर देते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मलेरिया पैरासाइट्स आ जाते हैं तो आरबीसी को अटैक करके उसको ब्रेक डाउन करने लगते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में आरबीसी जो काउंट होती है, रेड ब्लड सेल काउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और जिसकी वजह से ह्यूमन जो है वो फीवर से सफ़र करता है और उसके साथ ही साथ और भी सारी जो डिफिशियंसी होती है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये इस पिक्चर से हमने समझा कि कैसे मलेरिया जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर में आता है और वो कैसे एक मॉस्किटो से एक पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जा रहा है और कैसे एक पर्सन से वो दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर कोई पर्सन है, जैसे अभी जो मैंने बॉडी दिखाई है उसमें वो पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो अगर कोई ऐसा कोई अदर मॉस्किटो है
जो मलेरिया जो उस पर्सन जो मलेरिया से इन्फेक्टेड है उससे ब्लड को सक आउट करता है और फिर दूसरे पर्सन्स पे जाके वो फिर से ब्लड को सक आउट करने की कोशिश करता है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी यहाँ पे मॉस्किटो के द्वारा वो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मलेरियल पैरासाइट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अभी जो था वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थे या बहुत सारे डिजीज़ थे जो ह्यूमन में कॉज किए जा रहे थे। अब ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिफरेंट मोड्स से प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक राइस, वीट, पोटैटो, शुगर कैन, एप्पल, ऑरेंज, etc. These disease reduces crop yields. They can be controlled by using chemical which kill the microbes. यानी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हैं जो प्लांट्स को भी डिजीज स्प्रेड्स करते हैं। जैसे ये फ्रूट्स है, ये नॉर्मली इसको हम लोग क्रैंकर बोलते हैं, साइट्रस क्रैंकर बोलते हैं, जिसकी वजह से इस फ्रूट्स में बैक्टीरियल डिजीज़ होने की वजह से ये ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मली ये लेमन है तो इसकी जो साइट्रस एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है और इनका जो बिहेवियर होता है वो टॉक्सिसिटी होने लगता है। एंड ये जो है इनको ये जो है उसको रस्ट ऑफ व्हीट कहा जाता है। ये नॉर्मली एक फंगल डिजीज़ है जो जिसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर या सीड से होता है। ये पूरी जो प्लांट होती है, व्हीट की जो प्लांट होती है, उसको पूरी तरीके से रस्ट टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो उनके लीव्स जो होते हैं या फिर उनके जो स्टेम्स होते हैं उस पर रस्ट टाइप की पूरी तरीके से स्प्रेड होने लगते हैं। ये फंगल डिजीज़ है। एंड थर्ड वन इज़ ओखरा। नॉर्मली ये जो भिंडी होता है वेजिटेबल्स उसके लीफ पे होते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है जिसकी वजह से जो कलर होता है वो लेडी फिंगर यानी भिंडी के लीव्स का वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ये कुछ लिस्ट है उन डिजीज़ की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होते हैं, ठीक है। और दिस इज़ द ह्यूमन नेम ऑफ ह्यूमन डिजीज़ एंड दिस कॉलम कंटेंस पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस वन इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी वो किस तरीके से इनके अंदर फैला या किस तरीके से डिजीज़ को स्प्रेड किया है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या किसी इंसेक्ट से हो। सो फर्स्टली स्टार्टेड विथ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो उसके लिए वो एक वायरस से स्प्रेड होता है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इसका एयर या कांटेक्ट है, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट, जस्ट लाइक शेक हैंड्स एंड अदर थिंग्स। सेकेंड वन इज़ पोलियो। ये भी एक वायरस से ही स्प्रेड होता है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है एयर एंड वाटर। मीजल्स, हेपेटाइटिस भी, ये सब वायरल डिजीज़ हैं जो एयर या वाटर से ये स्प्रेड्स होते हैं। अदर वन इज़ ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। ट्यूबरक्लोसिस इज़ ऑल्सो नोन एज टीबी। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो नॉर्मली एयर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है और नॉर्मली इनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है उसको वाटर बबल्स के भी फॉर्मेशन में होता है। जैसे अगर कोई पर्सन है जो ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र करता है और वो अगर कहीं स्नीज कर दे रहा है तो जो उस बॉडी के जो उस पर्सन के अंदर जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उस बॉडी से ट्रांसपोर्ट होके जो स्नीज है उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कंटेंट्स होते हैं और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन अगर कोई भी ब्रेथ इन या ब्रेथ आउट करता है तो उसके बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और वहाँ पे भी वो बैक्टीरियल डिजीज़ को स्प्रेड करने लगते हैं। सेकेंड वन इज़ टाइफाइड, कोलेरा। टाइफाइड एंड कोलेरा आर आल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज़ एंड दे स्प्रेड फ्रॉम वाटर एंड फूड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मलेरिया के बारे में अभी हमने वीडियो में देखा था। मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है
जो नॉर्मली इंसेक्ट्स यानी फीमेल एमिनोफिल्स मॉस्किटो से ये स्प्रेड होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कुछ ह्यूमन डिजीज़ के जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से कॉज करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। सम कॉमन प्लांट्स डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिम, ये कुछ हैं जो नॉर्मली हर जगह देखने को मिलता है। पहला है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, यानी क्यूजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिम जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, और इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एयर होता है। यानी अगर किसी फ्रूट्स पे अगर साइट्रस कैंकर डिजीज़ है और वहाँ पे किसी भी तरीके से एयर जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है, यानी विनोइंग हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो थ्रू एयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और कोई ऐसा प्लांट है जिसमें इस टाइप की डिजीज़ नहीं है तो वो उस पर जाके स्टिक हो जाते हैं और उस फ्रूट्स को भी साइट्रस कैंकर डिजीज़ फैला देते हैं। सेकेंड है रस्ट ऑफ वीट। ये नॉर्मली फंगल डिजीज़ होते हैं और ये एयर या सीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी अगर सपोज दैट कोई स्पेसिफिक एरिया जो है जहाँ पे वीट का प्लांटेशन किया गया है और वहाँ पे जो वीट्स हैं उनमें ये फंगल डिजीज़ रस्ट ऑफ वीट जो है वो स्प्रेड हो गया है और विनोइंग हो रही है, बहुत तेज़ से चला जा रहा है, हवा बह रही है, तो वो एक जो स्पेसिफिक उनका प्लेस है वहाँ से ये इजीली ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह जा सकते हैं और वहाँ पे जो भी ऐसे वीड्स हैं या ऐसे प्लांट्स हैं तो उनको भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं या करते भी हैं। येलो मोज़ाइक ऑफ ओखरा, नॉर्मली इनको ओखरा कहते हैं, ये लेडी फिंगर यानी भिंडी में होते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ होते हैं जो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी किस एरिया में या फिर जो वाटर है वो इस वायरस से वो कंटामिनेट हो जाता है पूरी तरीके से, तो वो वाटर हम जहाँ भी यूज़ करते हैं, जिस भी प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो इस टाइप की डिफिशियंसी देखने की मिलती है कि जो उनकी जो लीफ होती है वो पूरी तरीके से लगभग येलो कलर में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलर चेंज हो जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होती हैं। लीफ येलो कलर होने की वजह से नॉर्मली लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो लेडी फिंगर होता है उसका प्रोडक्शन उस अमाउंट में नहीं हो पाता है जिस अमाउंट में नॉर्मली होना चाहिए। तो ये एक वायरल डिजीज़ है। तो अभी तक जहाँ हमने पढ़ा, वीडियो के माध्यम से हमने समझा या फिर कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ और एनिमल्स डिजीज़ के बारे में पढ़ा, तो इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसका आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, उसको कॉपी में लिख लीजिए ताकि किसी भी प्रकार से आगे कोई दिक्कत ना हो, जब भी पेपर्स हो आप उसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है, एनी क्वेरीज है, तो आप उसको ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स और कलीग्स जो हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या फिर अटेंडेंस मार्क हो रहा है, डेली बेसिस पे आपका अटेंडेंस 9 AM पे मार्क किया जाता है। तो डेली 9 AM पे आप अपना अटेंडेंस, अपना नेम और क्लास के साथ अपने जो भी आपके क्लास 8 का ग्रुप है उसमें अपना अटेंडेंस भेज दिया कीजिए, मैसेज लिख के सेंड कर दिया कीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूसली चल रही हैं, तो उनको आप इन्फॉर्म कीजिए कि क्लासेस जो हैं स्कूल की वेबसाइट्स जो है उस पर चल रही है, जिससे उनका कोई भी जो सिलेबस है वो पीछे ना छूट जाए और वो भी कॉन्टीन्यूसली जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का यूज़ करके अपनी जो क्लासेस हैं उसको देख सके। जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जो अलग अलग सारे जो टीचर्स हैं अपने सब्जेक्ट का लेक्चर और वीडियो बना के डाल रहे हैं वो आप देख सकें, जिसकी वजह से जो भी स्कूल जब रीओपन होगा तो जो भी पीरियोडिक टेस्ट होंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली उस जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सके। इसके लिए आप जो भी ये वीडियो है उससे प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करते रहें और उसको रेगुलर बेसिस पे उसको रिवाइज़ करते रहें, रिपीट करके
और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी आपको चीज़ें हैं, कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चंस है जो आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो के अलावा अगर आप कहीं और से भी पढ़ते हैं कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि वो चीज़ आपको नहीं समझ में आया है या फिर इस वीडियो में वो टॉपिक नहीं है, तो आप उसको ग्रुप में इन्फॉर्म कर सकते हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा जैसे ही हम देखेंगे उसका हम जो भी आपकी क्वेरीज है उसका रिप्लाई करेंगे, उसका सूटेबल आंसर्स देंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार से दिक्कत आती है तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बता दीजिए। थैंक यू।